हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लेक्चर नंबर 1 के आगे के प्रकरणों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 के अंत में हम लोग मात्रक पढ़े थे। यहाँ हम मात्रकों को कैसे लिखते हैं ये बताएंगे। यहाँ आप देखें, जैसे ये हमारे मार्कर की कैप है। मान लीजिए इसकी लंबाई हमने आपसे कहा, तो आप कहे कि हाँ इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो कैप की लंबाई, टोपी की लंबाई, तो पहले हम बताते हैं मात्रक लिखने की विधि। ठीक, मार्कर के टोपी की लंबाई बराबर 2.5 सेंटीमीटर। आप इस प्रकार पूरा लिख सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट लिखना है तो केवल आप सेमी लिखेंगे। ध्यान दीजिए, सेमी के आगे प्रायः आप पॉइंट लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, जैसे ऐसे। तो ये नहीं लगाएंगे, ये लगाना गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप शॉर्टकट में केवल सेमी लिखेंगे और आगे पॉइंट नहीं लगाएंगे, बिंदु नहीं लगाएंगे। क्लियर? मान लीजिए इसको अंग्रेजी में लिखना हुआ तो आप पूरा इसकी स्पेलिंग लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक, और अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप इसको ऐसे सी और यम दोनों मिलाकर लिखेंगे। अलग अलग सी और यम को अलग अलग नहीं लिखेंगे। ठीक, सी और यम के बीच में पॉइंट नहीं लगाएंगे। ठीक, सी यम के बाद भी आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, जैसे प्रायः लोग ऐसे लिख देते हैं। तो ये लिखना गलत है, आपको पॉइंट नहीं लगाना है। तो शॉर्टकट में अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए जैसे बताया गया, लेकिन आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, बिंदु नहीं लगाएंगे। क्लियर हो रहे हैं? यहाँ सी और यम जैसे इस तरीके के कोई भी मात्रक लिखे जा रहे हैं तो आप इनको अलग अलग नहीं लिखेंगे, इनके बीच में पॉइंट नहीं लगाएंगे। चलिए, कोई एक दूसरी भौतिक राशि लेते हैं। मान लीजिए कि यह आवेश एक भौतिक राशि है जिसको अंग्रेजी में हम चार्ज कहते हैं। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। ठीक, आवेश का मात्रक हम SI पद्धति पढ़ रहे हैं, मानकर चलिए ये कूलाम होता है। ऐसे लिखेंगे। आप जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, ये वैज्ञानिक हैं। और ये नाम अंग्रेजी में ग्रामर में आप प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। तो अगर हम इस कूलाम को शॉर्ट में लिखना चाहें तो केवल कैपिटल C लिख देंगे। याद रखिए,
यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है तो आप उसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक। उसके पहले अक्षर को कैपिटल लेटर से लिखेंगे और आगे बिंदु नहीं लगाएंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिए जो बता रहे हैं। यदि आपने पॉइंट लगा दिया तो फिर ये गलत हो गया, आपको पॉइंट नहीं लगाना है। दूसरी बात, यदि आपको पूरा लिखना है तो यद्यपि यह है वैज्ञानिक का नाम है, ये प्रॉपर नाउन होता है। इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से होना चाहिए, लेकिन ये फिजिक्स है। अगर यहाँ पूरा आप लिख रहे हैं तो फिर आप सबको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक। जैसे कूलाम आपको लिखना है तो ऐसे स्मॉल, ऐसे, ठीक। तो यदि आपको कूलाम पूरा लिखना है, भले ही प्रॉपर नाउन है, आप इसे स्मॉल से लिखेंगे। और यदि आपको शॉर्ट में लिखना है तो यदि ये वैज्ञानिक का नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल से लिखेंगे। अगर ये वैसे ही होता, वैज्ञानिक का नाम ना होता, तो फिर आप स्मॉल से लिखते और आगे पॉइंट नहीं लगाएंगे, बिंदु नहीं लगाएंगे। क्लियर। तो ये तो हमने आपको मात्रक लिखने की विधि बताया। हाँ, आपको और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने मोबाइल से पूछेंगे, आपको बता दिया जाएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ, यह फिजिक्स में मूल राशियां हैं और ये मूल राशियों की संख्या 7 मानी गई है और इन 7 मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो आइए हम मूल राशियां और इनके मात्रक अर्थात मूल मात्रक पढ़ते हैं। ये मूल राशियां, मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो आप परिभाषित कर देंगे आसानी से, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। क्लियर। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो ये मूल राशियां 7 हैं। लंबाई, इसका यसाई मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान, मास, इसका यसाई मात्रक किलोग्राम होता है। समय, इसका यसाई मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा, इसका यसाई मात्रक एम्पियर होता है। ताप, इसका यसाई मात्रक केल्विन होता है।
ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका एसआई मात्रक कैंडिला होता है। और अंत में है मोल, पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा, ठीक। इस प्रकार ये 7 मूल राशियां हैं और इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। चलिए इनको पढ़ने के बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देखते हैं। ये जो 7 मूल मात्रक हैं, इनको हम परिभाषित करते हैं, जैसे मानक मीटर, मानक किलोग्राम, मानक सेकंड। ठीक इस ढंग से हम इनको परिभाषित करते हैं, जैसे मानक मीटर या 1 मीटर। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299, 792, 458वें समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। ये आप मानक मीटर को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299, 792, 458वें समयांतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को हम 1 मीटर कहते हैं, मानक मीटर कहते हैं। क्लियर? अब आप 1 सेकंड के छोटे छोटे समान इतने टुकड़े करिए, तो उस एक छोटे से टुकड़े, एक छोटे से समय में प्रकाश निर्वात में जितनी दूरी तय करेगा उसी को हम 1 मीटर कहेंगे। जैसे अभी हम कह दें कि 1 सेकंड के 5 भाग कीजिए, तो 5वें भाग का मतलब हुआ 1 सेकंड को बराबर 5 भागों में बांट दिया जाए, उस एक छोटे भाग, ठीक, में प्रकाश निर्वात में जितनी दूरी तय करेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ हमने कहा कि 1 सेकंड के आप इतने समान छोटे भाग कीजिए, तो उस एक छोटे भाग के समय में प्रकाश निर्वात में 1 मीटर की दूरी तय करता है। क्लियर? अब आइए 1 किलोग्राम को परिभाषित करते हैं। ये दूरी के तमाम छोटे बड़े मात्रक भी हैं, जैसा कि आप पढ़े हैं, जैसे मिलीमीटर,
1 मिलीमीटर, जिसको हम शॉर्ट में मिमी कहेंगे, ठीक। 1 माइक्रोन, माइक्रोन को हम इस म्यू से निरूपित करते हैं। 1 नैनोमीटर, ठीक। 1 पिकोमीटर, एक्सरे यूनिट, जैसे 1 मिलीमीटर बराबर आप पढ़े हैं 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन आप पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर। एक्सरे यूनिट में 10⁻13 मीटर, ठीक। 1 फर्मी, ये 10⁻15 मीटर। ठीक। इसी प्रकार यह दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक भी है, जिसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर, इसको भी आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, परिभाषित किए होंगे। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक। ये प्रकाश वर्ष को आपने परिभाषित किया, डिफाइन किया। इस प्रकार 1 प्रकाश वर्ष बराबर ये दूरी है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। निर्वात में प्रकाश की चाल आप याद किए होंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और गुणे समय, एक दिन में बंधु 24 घंटा होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक। तो इस प्रकार 1 प्रकाश वर्ष, अब आप इसको हल करेंगे तो यह 9.46 × 10⁻15 मीटर आएगा। इसी को हम लगभग 10⁻16 मीटर कहते हैं। तो इस प्रकार 1 प्रकाश वर्ष 10⁻16 मीटर के तुल्य होता है, बराबर होता है। ये प्रकाश वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये नैनोमीटर, माइक्रोन, पिकोमीटर, एक्सरे यूनिट, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोन इम्पॉर्टेंट है, नैनो इम्पॉर्टेंट है, पिको इम्पॉर्टेंट है, फर्मी इम्पॉर्टेंट है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक। अब आइए दूसरे को हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम मानक किलोग्राम या 1 किलोग्राम कहते हैं।
पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम धातु के विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। व्यवहार में 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। एक किलोग्राम आपसे हमने कहा पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। इस प्रकार हम मानक किलोग्राम को परिभाषित करते हैं। व्यवहार में 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। कार्बन 12 कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। तो इस प्रकार आपने मानक किलोग्राम या 1 किलोग्राम को इन 3 ढंग से परिभाषित किया। अब आइए मानक सेकंड पढ़ते हैं या 1 सेकंड पढ़ते हैं। 1 सेकंड सीजियम 133 के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अतिसूक्ष्म स्तरों के बीच संक्रमण के विकिरण के
9192 631 770 समयांतरालों को 1 सेकंड कहते हैं। ठीक, ये सीजियम 133 है। इनके अगर हम ऊर्जा स्तर आरेख खींचें, बाद में आपको कक्षा 12 में पढ़ाएंगे, इनकी दो सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण। संक्रमण शब्द का यहाँ अर्थ है कि जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो ये अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था को छोड़ किसी उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। तो परमाणुओं का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं तो संक्रमण में विकिरण के 91 92 631 770 ठीक समयांतराल होते हैं, आवर्तकाल होते हैं। ठीक, यहाँ समयांतराल लिख सकते हैं या आवर्तकाल लिख सकते हैं। लिख दें आवर्तकालों, पीरियाडिक टाइम्स। आवर्तकालों। ठीक, इस प्रकार आपने मानक सेकंड को परिभाषित किया। अब आइए एम्पियर को परिभाषित करते हैं। एम्पियर, 1 एम्पियर आप ध्यान दें, अपने यहाँ पावर हाउस से घर के पास गांव में देखिए खंभे तने होते हैं, खंभों के बीच 3 या 4 ये समांतर तार तने होते हैं। आप देखिए कि दूर स्थान से, शहरों से गांवों में खंभों के माध्यम से ये विद्युत धारा को हम ले जाते हैं। अब 2 खंभों के बीच देखिए 3 या 4 तार तने होते हैं। कल्पना कीजिए, इन तारों के बीच देखिए काफ़ी दूरी रहती है, गैप रहती है। इसका मुख्य कारण ये है कि तारों में एक ही दिशा में यह धारा बार प्रवाहित हो रही है, बह रही है, तो भैया इनके बीच आकर्षण बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है। और इस आकर्षण बल के कारण यदि इनके बीच की दूरी कम होगी तो ये आपस में सट जाएंगे और वैद्युत आघात होगा, तार जलकर नीचे कट सकते हैं। तो इन्हीं चुंबकीय बलों के बारे में हम पढ़ेंगे, यह विद्युत धारा की परिभाषा देंगे। फिर से सुन लें, हमने आपसे कहा कि यदि तारों में एक ही दिशा में धारा बह रही है तो इनके बीच चुंबकीय आकर्षण बल लगेगा। मान लीजिए अगर धारा की दिशा विपरीत है, यही आप सोच रहे होंगे, तब भैया तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप देखें पावर हाउस से आपके घर गांव तक विद्युत धारा आती है, माने सभी में धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो यहाँ पर आकर्षण बल लगता है। इसी के आधार पर हम इस एम्पियर की परिभाषा को देते हैं। तो देखिए कैसे देंगे। निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूर स्थित इन तारों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। 1 मीटर दूर स्थित कितने तार हैं? 2। कैसे हैं? सीधे हैं, लंबे हैं, समांतर हैं। ठीक, के लंबे हैं, समांतर हैं। ठीक, के बीच यदि एक ही विद्युत धारा प्रवाहित करें, एक ही विद्युत धारा माने जितनी धारा इसमें रहे उतनी धारा इसमें रहे। मतलब अगर 1 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है तो 1 ही एम्पियर की धारा दूसरे तार में भी बहे। ठीक,
तो एक ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बराबर बराबर धारा प्रवाहित करने पर यदि इनकी प्रति मीटर 1 मीटर की लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब धारा एक ही दिशा में बहेगी तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो हमने कहा कि 1 मीटर पर यह 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो इस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होगी। यह एम्पीयर की भैया परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से बताएं। निर्वात अथवा वायु में एक मीटर दूर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि इनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होती है। इस प्रकार से हमने एम्पीयर को परिभाषित किया। अब आइए पढ़ते हैं केल्विन। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप का जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 भाग 1 केल्विन होता है। ठीक, इस प्रकार ये केल्विन की परिभाषा हमने दिया। जल का ट्रिपल पॉइंट है, वहाँ जो ऊष्मागतिक ताप है उस ताप का आप 273 छोटा छोटा भाग कीजिए तो उस एक छोटे भाग को हम 1 केल्विन कहेंगे। ताप का वह छोटा भाग 1 केल्विन कहलाएगा। फिर आइए कैंडिला परिभाषित करते हैं। कैंडिला किसी दिशा में पाँच 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी
एक कैंडिला होती है जो उसी दिशा में एक बटे 683 वाट प्रति स्टेरेडियन ज्योति तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित कर दे या उत्सर्जित करता है। इस प्रकार से हमने कैंडिला को परिभाषित किया। अंत में आ जाइए मोल। यहां हम मोल को परिभाषित कर दें। यहां जगह है, देखिए, मोल, एक मोल एक मोल उस पदार्थ की मात्रा है जिसके अवयवों की संख्या, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसके अवयवों की संख्या 0.012 किलोग्राम पदार्थ के परमाणुओं की संख्या होती है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों की संख्या 0.012 किलोग्राम पदार्थ के परमाणुओं की संख्या है। इस प्रकार आपने एक मोल को परिभाषित किया। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसके अवयवों की संख्या 0.012 किलोग्राम पदार्थ के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार से हमने मूल मात्रकों को एक एक करके परिभाषित किया। अब आइए हम पढ़ते हैं पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसा कि आपसे कहा गया पूरक राशियां दो हैं। आप वृत्त पढ़े हैं हाई स्कूल में और गोला पढ़े हैं।
पूरक राशियां या पूरक राशियों के मात्रक, जिसको हम पूरक मात्रक कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसमें एक है रेडियन, ठीक। हाई स्कूल में वृत्त पढ़े हैं, आप याद कीजिए, वृत्त को परिभाषित आप कर सकते हैं, किसी एक स्थिर बिंदु, जिस स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र के चारों ओर सदैव निश्चित दूरी पर चलने वाले बिंदु के पथ को हम वृत्त कहते हैं। इस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। फिर से समझ लें, सुन लें। किसी स्थिर बिंदु, जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, के चारों ओर गमन करने वाले, चलने वाले बिंदु के पथ को, और कैसे गमन करें, सदैव समान दूरी पर गमन करने वाले बिंदु के पथ को हम वृत्त कहते हैं, और इस समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये बंधु मान लीजिए कि ये वृत्त की त्रिज्या, यह वृत्त है जिसका केंद्र O है, और यह वृत्त एक बिंदु ये वृत्त पर A है और दूसरा बिंदु B है। ये वृत्त पर दो बिंदु हैं, ठीक। अब आप तो पढ़े हैं, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को ये मिलाने वाली वक्र रेखा को हम इस वृत्त का चाप कहते हैं। चाप की परिभाषा आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, ठीक। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये वक्र रेखा वृत्त का चाप कहलाती है। आप देख सकते हैं, इधर AB ये लघु चाप है, छोटा चाप है, और इधर का AB देखिए, ये दीर्घ चाप है, दिखाई दे रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। इस तरीके से चाप आर्क, इसकी परिभाषा आपने जाना, बताया। अब आप देखिए, ये वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर यह कोण बना रहा है, ठीक। इसी कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। यह वृत्त की त्रिज्या है बंधु OA, वृत्त की त्रिज्या है OB, ये सब समान है। वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए R है। ये जो चाप AB है, इसकी भी लंबाई R है। तो आपने क्या कहा कि चाप कितना बड़ा है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ठीक। आप एक सूत्र पढ़े हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र आप पढ़े हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आप अपना यह चाप का मान इस त्रिज्या के बराबर यहां रख दीजिए, ये हो गया त्रिज्या बटे त्रिज्या। ये ऊपर से नीचे से कट गया, 1/1 अर्थात 1 रेडियन को हम RAD लिख देंगे। इस ढंग से बंधु हम एक रेडियन को देखिए परिभाषित करेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे, यहां से मिलाइए। त्रिज्या किसकी होती है, वृत्त की, ठीक। चाप किसका होता है, वृत्त का।
तो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा ये कोण कौन बना रहा है केंद्र पर, ये चाप बना रहा है। तो चाप की लंबाई कितनी है, त्रिज्या के बराबर है। तो परिभाषा बन गई भैया, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। परिभाषा बन गई। कितना आसान है देखिए, यहाँ बताएंगे त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। बताइए कितना आसान है। चलिए इसी से मिलता जुलता अब दूसरा पूरक मात्रक पढ़ते हैं, स्टेरेडियन। यहाँ पढ़ लें, स्टेरेडियन। जैसे हमने यहाँ वृत्त की चर्चा किया, वैसे अब हम गोले की चर्चा करेंगे। देखिए, जब गोला की बात हम करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि ये भी वृत्त की तरह होता है। दरअसल बंधु, वृत्त को हम अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, इस वाइट बोर्ड पर बना सकते हैं, लेकिन गोला को आप इस पर बना नहीं सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप अपनी गेंद देखिए, फुटबॉल देखिए, वॉलीबॉल देखिए, ये सब गोला होते हैं। ठीक, आप देखे होंगे ये गोला जमीन को थोड़ा सा छुए रहता है, टच किए रहता है, और इसका अधिकांश भाग ऊपर होता है। अर्थात गोला जमीन को भी पकड़े रहता है, ऊपर भी होता है। जमीन मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों, और ऊपर मतलब ऊंचाई कह लीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि गोला में 3 विमाएँ हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आप कह सकते हैं कि गोला त्रिविमीय, ठीक, आकृति है। गोला त्रिविमीय आकृति है। तो गोले को हम परिभाषित करेंगे। देखिए, जैसे अब यहाँ इस समय हवा है, ये यहाँ तो कुछ है नहीं, आप देखिए यहाँ सब हवा है। तो हवा में किसी स्थिर बिंदु, जिसको हम गोले का केंद्र कहेंगे, स्थिर बिंदु याद कीजिए, से इसके परितः सदैव समान दूरी पर गमन करने वाले बिंदु का बिंदुपथ गोला होता है। ये गोला की परिभाषा है। आपने गोले को कैसे परिभाषित किया? गोले को परिभाषित करने के लिए हमने आपसे बताया कि यह अंतरिक्ष में, स्पेस में किसी स्थिर बिंदु, जिसे हम गोले का केंद्र कह रहे हैं, के परितः सदैव समान दूरी, इस समान दूरी को गोले की त्रिज्या कह रहे हैं, ठीक, सदैव समान दूरी पर गमन करने वाले, चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ गोला कहलाता है। चलिए गोला की एक और परिभाषा आपसे दे दें। जैसे ये वृत्त तो आप समझ गए, ये वृत्त है। जैसे ये वृत्त तो आप समझ गए, ये वृत्त है। इसको आप ऐसे 20 से काट दीजिए, ये तो व्यास हो गया, आप पढ़े होंगे व्यास, ठीक। तो काटने, 20 से काटने का मतलब ऐसे ही एक बैरिंग यहाँ फिट कर दीजिए किनारे पर, एक बैरिंग यहाँ फिट कर दीजिए किनारे पर, ठीक। ये क्या हो गया? ऐसे ऐसे हुआ, देखिए ऐसे। इसको हम अर्धवृत्त कहेंगे, ठीक। और ये इसका व्यास है,
तो आप बंधु इस अर्धवृत्त को इस व्यास के परितः, व्यास ऐसे पकड़िए, इस अर्धवृत्त को व्यास के परितः ऐसे घुमा दीजिए। आप अपने गांव में वो नचौना देखे होंगे, उसी प्रकार से आप इस व्यास को ऐसे पकड़िए। यहाँ बगल बगल वायरिंग लगी हुई है, ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त को व्यास के परितः घुमाने से जो ठोस आकृति बनती है उसी को हम गोला कहते हैं। क्लियर हो गए होंगे? तो चलिए हम मान कर चल रहे हैं कि ये गोला है, ये इसका केंद्र है, ठीक। जैसे ये तरबूज है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या है ये? तरबूज है। तो तरबूज का इतना भाग माता जी ने, मम्मी ने आपकी काट को आपको दे दिया, आप खा रहे हैं बड़े चाव से। अब तो समझ गए, ये तरबूज का कटा हुआ ये सब भाग है। ये भाग क्या करेगा? इस गोले के केंद्र पर ये कोण बना रहा है, कोण अंकित कर रहा है। जैसे यहाँ ये कोण, वैसे यहाँ ये कोण, ठीक। ये हुआ, ये आप देखिए, ये क्या है? स्थान है। स्थान का मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक। तरबूज है, तरबूज का भाग काट के दे दिए तो आप चाव से खाएंगे, लाल लाल सा होता है, तो उसको निकाले तो ये समझिए क्षेत्रफल है। क्लियर? आप पढ़े हैं गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल हाई स्कूल में पढ़े होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर गोले की त्रिज्या है। क्लियर? ये 4 पाई भैया कांस्टेंट है, कांस्टेंट और बराबर की जगह हम प्रोपोर्शनल लिखते हैं। आपको कई बार इसकी कहानी भी बताए हैं। तो गोले का क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम ए अक्षर से लिख दें, एरिया ए, तो ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ ए इक्वल प्रोपोर्शनल की जगह अभी अभी हमने आपसे कहा इसकी जगह हम बराबर लिखते हैं और एक कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ कांस्टेंट हमने लिख दिया ओमेगा। क्या है ये? ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा बंधु 2 होता है, इसको हम कैपिटल ओमेगा कहते हैं, और एक ऐसे होता है स्मॉल ओमेगा। ये आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे। ओम ये प्रतिरोध का मात्रक है, ओम। इसको हम स्मॉल ओमेगा कहते हैं, इसको कैपिटल ओमेगा कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसकी प्रोपोर्शनल या बराबर और कांस्टेंट आर स्क्वायर, ठीक। इसी ओमेगा को हम घन कोण कहते हैं। ओमेगा को क्या कहा जाता है? घन कोण। इस वाले कोण को हम समतल कोण कहते हैं और इस वाले कोण को हम घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। ये सॉलिड एंगल हो गया, ठीक। तो यहां से आपका घन कोण ओमेगा बराबर आ जाएगा ये आर स्क्वायर का गुणा है पक्षांतर की, ये भाग हो गया। तो जैसे यहां हम परिभाषित किए थे वैसे अब यहां भी परिभाषित करेंगे। आपके इस गोले का ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है ए, इसको कितना ले लें? गोले की त्रिज्या का वर्ग। ध्यान से समझिएगा, यदि हम इस अल्पांश क्षेत्रफल को, छोटे से क्षेत्रफल को कितना मान लें? गोले की त्रिज्या आर का वर्ग, ये ले लें तो हमको क्या मिला? घन कोण बराबर ओमेगा ए क्या है? घन कोण बराबर ए की जगह आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये दोनों कट गए 51, यही आ गया 1 स्टेरेडियन
स्टेरेडियन माने यस आर, स्टेरेडियन को यस आर लिखते हैं और रेडियन को आर ए डी लिखते हैं। कहीं लिखे थे, अब ये देखिए। तो यहाँ से अब आप घन कोण या एक स्टेरेडियन को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे इसकी परिभाषा दिए थे वैसे इसकी भी दे देंगे। इसकी परिभाषा देखिए, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण एक स्टेरेडियन होता है। क्लियर? ये परिभाषा बन गई। एक स्टेरेडियन कैसे परिभाषा किए? गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना कोण एक स्टेरेडियन होता है। इस प्रकार हमने आपको आज मूल मात्रक, मूल राशियां व ये पूरक राशियां और पूरक मात्रक के बारे में बताए। धन्यवाद।